हेलो, स्वागत है आप सभी का इंडियन पॉलिटी के रिवीजन क्लास में। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फंडामेंटल लॉ। ये क्या होता है? फंडामेंटल लॉ ऑफ ए कंट्री। किसी भी कंट्री का एक फंडामेंटल लॉ होता है विच इंश्राइन्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। इसमें ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑन विच वैल्यूज, ये ऑन विच नहीं होगा, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑन विच गवर्नेंस आर बेस्ड। तो ऐसा प्रिंसिपल और वैल्यूज इसमें इंश्राइंड होता है, लिखा होता है, जिस पर कि गवर्नेंस उस कंट्री का बेस्ड होता है। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इवॉल्व्ड थ्रू ए सीरीज ऑफ एक्ट्स पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो भारत का संविधान है वो समय के साथ इवॉल्व हुआ है। किसके कारण? बहुत सारे एक्ट जो पास किए गए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एंड इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था और इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया था, आइदर इन द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटेन और अंडर प्रेशर फ्रॉम इंडियन पीपुल्स सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट। या तो ये जो एक्ट पास किया जाता था ये या तो ब्रिटेन के फ़ायदे के लिए होता था या भारत का जो सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट था उसके प्रेशर में आकर के गवर्नमेंट ऐसा करती थी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी कंट्री का फंडामेंटल लॉ होता है और उसमें ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज होते हैं जिस पर उस कंट्री का गवर्नेंस बेस्ड होता है। जो भारत का संविधान है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के बहुत सारे एक्ट के से इवॉल्व हुआ है। और ये एक्ट क्यों पास किए जाते थे? ये एक्ट पास किए जाते थे अंग्रेज़ों के फ़ायदे के लिए, ब्रिटेन के फ़ायदे के लिए, या फिर भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके लिए, उसके अंडर प्रेशर। तो इस तरह से ये देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था इसके द्वारा भारत का संविधान बनाया गया था और इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सेटअप 1946 में किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन कैम इन टू बींग ऑन 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। और बोला था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लॉन्गेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारत का संविधान है सबसे बड़ा संविधान है। ओरिजिनली इट हैड 395 आर्टिकल। 395 आर्टिकल। कई बार पीसीएस में ये क्वेश्चन सीधे भी उठाकर पूछ लिया जाता था कि ओरिजिनल संविधान में कितने आर्टिकल्स थे। तो कितना था? 395। शुरू में इसमें 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल था। अभी कितना है? 12 शेड्यूल है और 25 पार्ट हो चुका है। तो अब देखिए जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, हिस्ट्री देखेंगे कि कैसे कैसे एक्ट पास हुआ, उस एक्ट से कैसे कैसे नया चीज़ आते गया और भारत का संविधान जो आज के रूप में है वो बन के तैयार हुआ। तो इस कड़ी में सबसे पहला आया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये भारत के जो सेंट्रलाइजेशन का इनिशिएशन था इसी एक्ट से हुआ था। इस एक्ट में क्या था? इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। उस समय चूंकि भारत पर जो शासन कर रही थी वो ये कंपनी कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी के को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था। इट डिजेग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। क्यों? उससे क्या बेनिफिट हुआ? तो देखिए, जब ये गवर्नर ऑफ बंगाल था तो केवल जो बंगाल प्रेसिडेंसी का जो लेजिस्लेशन था और एग्जीक्यूशन था वो करता था। जब इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया तो इसके थ्रू ये बॉम्बे और मद्रास का भी लेजिस्लेशन देखने लग गए। और ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था सबसे पहला, इसका नाम था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इट सबऑर्डिनेटेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। इस एक्ट से क्या हुआ? जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे था और मद्रास था उसको सबऑर्डिनेट बना दिया गया। किसका? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। पहले क्या था? तीनों फ्री था, तीनों अपने अपने प्रेसिडेंसी में अपना काम देखते थे। लेकिन अब जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोल करके बम्बे प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर था और जो मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर था इसको उसका सबऑर्डिनेट बना दिया गया। अर्लियर द थ्री प्रेसिडेंसीज वर इंडिपेंडेंट फ्रॉम वन अनदर। इससे पहले क्या होता था? जो तीनों प्रेसिडेंसी था, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ये तीनों अपना काम खुद ही देखते थे, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे। लेकिन एक्ट ऑफ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया?
कि गवर्नर जनरल, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल बना करके एक तरह से तीनों का हेड बना दिया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट, और इस एक्ट में एक सुप्रीम कोर्ट बनाने की व्यवस्था हुई एट कलकत्ता। कहाँ बनना था? कलकत्ता में। ये बना 1774 ईस्वी में। कंप्राइजिंग 1 चीफ जस्टिस, इसमें एक चीफ जस्टिस था और 3 अन्य जज थे। जो पहला चीफ जस्टिस था उसका नाम था एलिजा इम्पे। ये भी कभी कभी पूछ देता है। ये और क्या प्रोवाइड किया? प्रोवाइडेड फॉर द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया। इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी टू रिपोर्ट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिगार्डिंग इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, ये कंपनी के रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स के बारे में किसको बताता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताता था। ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताता था ईस्ट इंडिया कंपनी के रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स के बारे में। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था, ये पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत पर उस समय शासन कर रही थी, इसको रेगुलेट करने के लिए आया था। और इस रेगुलेशन में क्या किया गया? जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोल करके तीनों प्रेसिडेंसी का एक तरह से हेड बना दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट एक खोला गया कलकत्ता में, ठीक है। और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इस्टेब्लिश किया गया जो कि कंपनी के रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स के बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताती थी। तो ये था पहला रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके बाद जो एक्ट है ये है पिट्स इंडिया एक्ट। उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे, बोल रहा है कि इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट बाय द देन प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट। तो उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, उसके द्वारा ये एक्ट वहाँ के पार्लियामेंट में पेश किया गया था। और ये क्या इसमें था प्रोविजन? द इट प्रोवाइडेड फॉर द कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज इट्स कमर्शियल अफेयर्स वाइल ए न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देखिए, इससे पहले हम लोग देखे थे कि जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था उसमें एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंपनी के रेवेन्यू, मिलिट्री और सिविल अफेयर्स के बारे में रिपोर्ट करती थी। अब इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्या बोला गया कि इट प्रोवाइडेड फॉर द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज इट कमर्शियल अफेयर्स। इसको बोला गया कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी के केवल कमर्शियल अफेयर्स को देखिए। वाइल ए न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और एक नया बॉडी बना दिया गया, उसका नाम क्या रखा गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स। तो एक तरह से ये ड्यूअल गवर्नमेंट का बना दिया गया, एक तरह से इसको ड्यूअल गवर्नमेंट बना दिया गया। इसमें क्या किया गया? एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, और वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करता था? कमर्शियल अफेयर्स देखता था ईस्ट इंडिया कंपनी का। और एक दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया, और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देखता था? ये देखता था पॉलिटिकल अफेयर। जो उस समय जो बहुत सारे वार होते थे, दूसरे से लड़ाइयाँ होती थी, किसी से संधि करना होता था, तो ये सारा काम बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखते थे। उसके बाद है इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट सिविल एंड मिलिट्री ऑपरेशन एंड रेवेन्यू ऑफ इंडियाज ब्रिटिश पोजेशन। देखिए, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, जो ब्रिटिश पोजेशन कहा गया, पहली बार कहा गया था। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है टू सुपरवाइज, इसको पावर दिया गया कि आप सुपरवाइज करिए एंड डायरेक्ट सिविल एंड मिलिट्री ऑपरेशंस एंड रेवेन्यू ऑफ इंडियाज ब्रिटिश पोजेशन। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक दो था, एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो तो कमर्शियल अफेयर्स देखती थी, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसको सुपरवाइज करने का पावर दिया गया। किस चीज़ को? सिविल और मिलिट्री ऑपरेशंस का। कहाँ? तो इंडियाज ब्रिटिश पोजेशन। वो जो पहली बार इस वर्ड का यूज किया गया कि जो उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी जितना पोजेशन था उसको ब्रिटिश पोजेशन कहा गया। कहाँ? भारत में। तो देखिए इसका सिग्निफिकेंस, दो सिग्निफिकेंस है मेन सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट। पहला क्या बोल रहा है? फर्स्ट टाइम एक्नॉलेज इंडियन टेरिटरी अंडर कंट्रोल ऑफ द कंपनी एज इंडियाज ब्रिटिश पोजेशन। जो अभी तक जो कंपनी के पोजेशन में जो भारत का पार्ट था, इंडिया का पार्ट था, उसको अब क्या बोला जाने लगा? ब्रिटिश पोजेशन, जो इंडिया में ब्रिटिशर्स का पोजेशन है। और दूसरा क्या किया गया? द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकेम द सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ द कंपनीज अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। किसके थ्रू बना? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थ्रू। जो अभी हम लोग देखे थे ऊपर में, क्या था? एक ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल था,
बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसको रिपोर्ट करती थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। किस मामले में करती थी? तो सिविल और मिलिट्री। तो इस तरह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है बिकेम द सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ द कंपनीज अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थ्रू जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो पूरी तरह से जो कंपनी का जो अफेयर्स था सुप्रीम कंट्रोलर उसका बन गया। अब नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसके बाद चार्टर एक्ट आना शुरू हुआ। ये तीन या चार बार आया था। एक आया था चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इट प्रोलॉन्ग्ड द कंपनीज ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया फॉर एडिशनल 20 ईयर्स। और ये क्या क्या जो कंपनी का मोनोपोली था, मोनोपोली मीन्स एकाधिकार, जो एकाधिकार था भारत में ट्रेड करने का ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको अगले 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। द गवर्नर जनरल वाज ग्रांटेड इन्हेंस्ड पावर इनेबलिंग हिम टू ओवरराइड हिज काउंसिल्स डिसीजन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। अब गवर्नर जनरल को और थोड़ा सा पावर देखिए। 1773 में जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया और उसके बाद से उसको हर बार कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पावर दिया गया। जो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 था इसमें क्या किया गया कि सर्टेन सर्कमस्टांसेस में इसको अपने काउंसिल के डिसीजन को ओवर पावर करने का भी पावर दिया गया। द स्टाफ सैलरीज एंड एक्सपेंसेस ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वर नॉट चार्ज टू द कंपनी। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती थी, अब इसका जो स्टाफ था इसका जो सैलरी था ये कहाँ से दिया जाएगा? कंपनी से दिया जाएगा। कंपनी से दिया जाएगा मीन्स इंडियन खर्चे से इसका सैलरी दिया जाना शुरू किया गया। कब से? चार्टर एक्ट ऑफ 1793 से। अब अगला चार्टर एक्ट आया था 1813 में। ये क्या किया था? ये एबॉलिश कर दिया था, एबॉलिश्ड इंडियाज ट्रेड मोनोपोली एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना। पिछले जो चार्टर एक्ट 1793 आया था उसमें हम लोग क्या देखे थे कि जो कंपनी का इंडिया के साथ ट्रेड का जो मोनोपोली था उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इस बार भी 20 साल के लिए बढ़ाया गया, लेकिन जो मोनोपोली था वो केवल किस में रहा? चाय में और चाइना के साथ जो ट्रेड था, बस इस दो ही चीज़ में मोनोपोली बरकरार रहा। बाकी चीज़ में ये मोनोपोली ख़त्म कर दिया गया। अब उसके बाद और क्या किया गया? अलाउड क्रिश्चियन मिशनरी टू कम टू इंडिया एंड स्टार्ट देयर रिलीजियस अवेकनिंग इन इंडिया। तो क्रिश्चियन को इसमें अधिकार दिया गया कि वो भारत आकर के अपने धर्म का प्रचार कर सके। ये किसके थ्रू दिया गया? चार्टर एक्ट ऑफ 1813। और ये ऑथराइज किया, ऑथराइज लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू लेवी टैक्सेस ऑन द पीपुल ऑफ इंडिया। और लोकल गवर्नमेंट को पावर दिया कि वो भारत के लोगों पर टैक्स लगा सके। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो इस एक्ट में क्या किया गया था? दिस एक्ट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। देखिए 1773 का जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, यहीं से क्या हुआ? सेंट्रलाइजेशन किया गया। जो पावर था बंगाल में सेंट्रलाइज किया गया। जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पावर था ये भी छीन करके इसको दे दिया गया। जो मद्रास प्रेसिडेंसी का पावर था वो भी दे दिया गया। मतलब एक जगह पावर को कंसंट्रेट किया जाना शुरू हुआ, सेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ। और इसमें जो इस कड़ी में जो फाइनल स्टेज आया वो कब आया? 1833। तो दिस एक्ट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अभी तक जिसको हम लोग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहते थे, अब उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट था वो उसका नाम क्या था? विलियम बेंटिक। एंड वेस्टेड हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। और जितना सिविल और मिलिट्री पावर था वो सारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिया गया। बोला इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। और इस एक्ट से क्या हो गया? जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर के पास लेजिस्लेशन का पावर था उससे उनको ये पावर उनसे छीन लिया गया। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर इंटायर ब्रिटिश इंडिया। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको पूरे भारत में लेजिस्लेशन के लिए एकाधिकार दे दिया गया। द कंपनी बिकेम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब जो है कंपनी ट्रेड नहीं करती थी, अब उसका काम रह गया क्या? केवल एडमिनिस्ट्रेशन करना ऑन इंडियाज ब्रिटिश पोजेशन। अब नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। 1853 के चार्टर एक्ट में क्या था? इट
सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जो गवर्नर जनरल का, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, इसके दो पावर को सेपरेट किया गया। कौन कौन सा पावर? एग्जीक्यूटिव पावर को और लेजिस्लेटिव पावर को। लेजिस्लेटिव पावर मतलब नियम बनाने का, और एग्जीक्यूटिव मीन्स उसको एग्जीक्यूट या अप्लाई करने का। तो जो लेजिस्लेटिव पावर था उसको और एग्जीक्यूटिव पावर, इस दोनों को सेपरेट किया गया। लेजिस्लेटिव गवर्नर it separated legislative and executive function of the governor general's council. Legislative council came to be known as Indian Legislative Council, और इसी से जन्म हुआ किसका? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का, जिसको कि हम लोग मिनी पार्लियामेंट भी बोलते हैं। और इसी का समय के साथ जब बड़ा रूप आते गया तो वो धीरे धीरे भारत का सांसद बना। प्रोवाइडेड फॉर ए सेपरेट 6 मेंबर्स इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल टू फंक्शन एज मिनी पार्लियामेंट। और इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 मेंबर था जो कि फंक्शन करता था एज अ मिनी पार्लियामेंट। इट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। और इस एक्ट से क्या किया गया कि जो सिविल सर्विसेज उस समय का बहुत ही बड़ा पोस्ट माना जाता था, इसको ओपन सिस्टम से रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया गया। मीन्स अब इसमें इंडियन भी भाग ले सकते थे। इससे पहले चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में भी इस चीज़ का कोशिश किया गया था, लेकिन ये नहीं संभव हो पाया था क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसको नहीं मान रहा था और रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन फाइनली चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या हुआ, सिविल सर्वेंट्स के लिए, सिविल सर्वेंट्स का जो जॉब था इसको ओपन कर दिया गया। इट इंट्रोड्यूस्ड लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये क्या किया? लोकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट किया। जो 6 मेंबर थे ये इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसमें से 4 मेंबर कहाँ से आते थे? 4 टू बी अपॉइंटेड बाय द लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ द मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। ये चारों प्रेसिडेंसी जो थे अपना एक एक मेंबर भेजते थे इस 6 मेंबर में से। तो ये चार्टर एक्ट ऑफ 53 में के कुछ पॉइंट थे। तो आज के क्लास में हम लोग देखें कि किस तरह से भारत के संविधान का हिस्टोरिकल इवोल्यूशन हुआ, और जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम लोग देखेंगे बाकी के जो एक्ट्स हैं या रेगुलेशंस हैं। तो थैंक यू।